क्या आपको पता है कि बिहार से ही प्रेरणा लेकर अजंता और एलोरा के गुफाओं को तैयार किया गया? क्या आपको पता है कि बिहार के हेरिटेज से प्रभावित होकर कई सारे ऐसे विलक्षण कलाकारों ने कुछ ऐसी कृतियां रची जिसके बारे में आपको यानी बिहार के लोगों को नहीं पता है? आज कई रहस्यों से पर्दा हटाएंगे, क्योंकि हेरिटेज सोसाइटी के अध्यक्ष और हेरिटेज पर बड़ा काम करने वाले, राष्ट्रीय फलक पर पहचान बनाने वाले डॉक्टर अनंत आशुतोष द्विवेदी आज हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल लेते हैं, चूंकि देखिए बहुत सारे हेरिटेज के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं। क्या ये सही है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के लिए बिहार से प्रेरणा ली गई? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं और बच्चों को किताबों में पढ़ाते हैं कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण गुफा और अजंता एलोरा एलिफेंटा नामक गुफाएं हैं। ये सब आपको वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में आपको मिलेगा, वेस्टर्न घाट वाले एरिया में मिलेगा। लेकिन हम सभी को जानकर यह बहुत गर्व होगा कि इन गुफाओं का निर्माण, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिहार की गुफाओं से प्रेरणा लिया गया है और यह हमारे बिहार के बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए और बिहार के समस्त ग्रामीणों को, समस्त नागरिकों को अपनी इस अनूठे धरोहर के बारे में जरूर जानना चाहिए। यह गुफा वर्तमान में गया जिला, जो शुरू में हुआ करता था और फिर जहानाबाद जिला में आ गया, तो जहानाबाद जिला में बराबर और नागार्जुनी की गुफा है और बराबर और नागार्जुनी की बहुत बड़ी वहाँ पर ग्रेनाइट की पहाड़ी है। उस पहाड़ी को, ग्रेनाइट की पहाड़ी को काटना उस कालखंड में, अजंता और एलोरा की गुफा के निर्माण के पहले, मतलब आज से लगभग 2300 साल पहले, उन गुफाओं को काटना तो किस तरह का औजार रहा होगा। और बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों में कई गुफाओं का निर्माण तत्कालीन जो शासक हुआ करते थे मौर्य काल में, उस समय बनवाया गया। और उन गुफाओं में उनको प्रारंभिक कहना और उससे प्रेरणा लेके कहना, इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं कि इसको जब डेटिंग करते हैं तो मालूम चलता है कि मौर्य काल में गुफा का निर्माण किया गया है। मतलब मौर्य काल मतलब सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, मौर्य काल के सबसे प्रतापी सम्राट। उसी में सम्राट अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण कराया है और उस पे उनका डेट भी अंकित है। उसमें अलग अलग काल खंडों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें कई लिपियां हैं, मतलब एक तो ब्राह्मी लिपि हमको दिखता है वहाँ पर, और प्राकृत भाषा में सम्राट अशोक ने अपने वहाँ पर अभिलेख खुदवाए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि अपने शासनकाल के किसी में 12वें वर्ष में, किसी में 16वें वर्ष में वहाँ पे गुफाओं को उन्होंने खुदवा के और आजीवक संप्रदाय को दान दिया था। सोचिए, उस समय लोग समझता था कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत महत्वपूर्ण धर्म है, इसका मतलब आजीवक संप्रदाय भी बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय रहा होगा। तभी तो इतना बड़ा प्रतापी सम्राट, मगध का इतना बड़ा प्रतापी रूलर, जो आजीवक संप्रदाय को, उन गुफाओं को दान दे रहा है। और वहाँ वह गुफा में लिखवा रहे हैं लाजिना पिया दसीना, मतलब प्राकृत भाषा में है। तो प्राकृत भाषा में जैसे हम लोग हिंदी में, देवनागरी में या संस्कृत में राजा कहते हैं, तो प्राकृत भाषा में उसको लाजा कहा जाता है। और तो उसमें लिखा है द्वादश वसावितेना, मतलब द्वादश मतलब द्वादश, संस्कृत में ब्राह्म जब हम उसको बोलेंगे तो द्वादश बोलेंगे और उसी को प्राकृत में द्वादश कहा गया है। तो द्वादश वसावितेना मतलब द्वादश वर्ष में, 12वें वर्ष में इस अलग अलग गुफाओं को उन्होंने दान दिया था। तो ये बहुत सोचने वाली जगह है और हम सभी विद्यार्थियों को, जो इस क्षेत्र में रहने वाले, बिहार के प्रति जो गौरव को, जो अभिमान रखते हैं, अपना गौरव करते हैं कि हमारी धरोहर इतनी रिच है, तो सिर्फ कहने से नहीं, उसके प्रति जानना भी होगा उसके बारे में, और वहाँ जाके विजिट करके देखना होगा कि कैसे ग्रेनाइट पहाड़ी को काटना आसान काम नहीं था। इसका मतलब कितना बढ़िया उनका इंजीनियरिंग स्किल रहा होगा, तकनीकी रूप से कितना मजबूत रहे होंगे कि उन गुफाओं का निर्माण उन्होंने किया। आप काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, आप सरकारी सेवा में रहे, ऐसा क्या कुछ हुआ आपके जीवन में कि फिर ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने और उनके पूरे साक्ष्यों को, इतिहास को फिर से पन्नों को पलटने का काम करना? देखिए, हमारा जो विषय सरकार में भी हम रहे तो इन्हीं विषय के ऊपर काम करें, अलग अलग जगहों पर काम करने का मौका मिला। तो और लेकिन जब सरकार में रहे तो सरकार का अपना काम करने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए बिहार सरकार में हम पोस्टेड थे, तो बिहार की धरोहरों के ऊपर आप काम करिएगा, उसके बाहर नहीं काम कर सकते हैं। लेकिन हमको मन था कि बिहार की धरोहर के बारे में पूरे वर्ल्ड को लोग जाने, पूरे विश्व को लोग जाने उसके बारे में।
तो हमने वर्ल्ड हेरिटेज ओलंपियाड की स्थापना की। आप देखते होंगे कि आने वाले हमारे जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं स्कूल कॉलेजेस में, उनको साइंस ओलंपियाड के बारे में बताया जाता है। तो हमको लगा नहीं, साइंस ओलंपियाड तो जानना जरूरी, उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है ही बच्चों को, लेकिन बच्चों को हेरिटेज ओलंपियाड भी जानना जरूरी है। जब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बच्चे तो अपने आसपास की धरोहरों के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो हमने यह प्रण लिया है कि अपने जीवन काल में अपने बच्चों को, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, एटलीस्ट बिहार के बच्चे हैं, उनको अपने गांव के धरोहर के बारे में अच्छे से वो जाने। विद्यालय के सभी विद्यालयों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अपने बच्चों को हेरिटेज ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कराइए, कि ताकि वे अपने क्षेत्र की धरोहर को जाने। ऐसा नहीं कि हम अगर गया जिले के रहने वाले हैं या पटना जिले के रहने वाले हैं तो हम दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में तो खूब पढ़ते हैं, उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर के बारे में मंदिर, मार्तंड मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, कोणार्क मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, अलग अलग जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, मुडेरा के मंदिरों को जानना चाहते हैं। लेकिन बिहार में भी कई प्राचीन मंदिर हैं, उसके बारे में हम नहीं जानते। जैसे छठ पूजा हमारे यहाँ होता है, छठ की पूजा के बारे में सब लोग जान रहे हैं, पूरे विश्व के स्तर पे जहाँ जहाँ बिहारी या पूर्वांचल के लोग रहते हैं छठ पूजा को मनाते हैं। लेकिन छठ पूजा का प्राचीनतम मंदिर बिहार में कौन सा है? तो हम सभी को यह जानना जरूरी है। जैसे आपसे बातचीत जब हो रही थी हमारी, तो औरंगाबाद जिले में जो देव मंदिर है, देव सूर्य मंदिर है, देव सूर्य मंदिर बिहार का सबसे प्राचीनतम सूर्य मंदिर है, जहाँ पे छठ पूजा या सूर्य पूजा के एविडेंस हमको वहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम इसी पे सवाल लेते हैं। आमतौर पर जो प्रकृति पूजा मान लिया जाए, छठ की आपने चर्चा कर दी, और जो पहले सूर्य मंदिर जिसके प्रमाण मिलते हैं, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसका जो प्रवेश द्वार है वो उल्टी दिशा में है, क्यों है? जी देखिए, बहुत सारी किंवदंतियाँ होती है। तो जब कोई महत्वपूर्ण स्मारक बनता है तो फोक टेल भी उसके साथ साथ चलता है। क्योंकि उदाहरण के तौर पर 50 साल पहले या आज ही बात करें, 4 दिन पहले हम किसी मीटिंग में क्या बात करके आए और उस बात को आपको सुनाएंगे तो कुछ उसमें अंतर आ जाएगा। वही 4 साल होगा तो और अंतर आ जाएगा, 400 साल होगा तो और अंतर आ जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि वह कहानी का वास्तविक स्वरूप कुछ और था और वर्तमान स्वरूप जब फोक टेल में आ जाएंगे, लोक कथा में आ जाएंगे, तो उसका स्वरूप अलग हो जाता है। हम चूंकि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हम आर्कियोलॉजी के अलग अलग विधा के ऊपर बातचीत करते हैं, और उसमें जो लोक कथा है, फोक टेल है, उसके बारे में हम उसमें साहित्य निर्माण में, इतिहास निर्माण में उसको कहाँ तक उपयुक्त मानते हैं, वही तक उसका प्रयोग करते हैं। यह मानते हैं कि वह एक दिन में बन गया। तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि कोई भी प्राचीन मंदिर और विशाल मंदिर एकाएक बन जाता है। देखिए, हम राम मंदिर बनाने की बात चली थी, इतने लंबे समय तक उस तरह के कि वह टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से वो बनाया जा रहा है ना, कि वह इंटरलॉक मेथड से बनाया जा रहा है, स्टोन को एक दूसरे में जोड़ के बनाया जा रहा है, तो रातों रात नहीं खड़ा हो सकता है, उसके पत्थर को काटना, सब बनाना। तो वह अलग अलग दिशाओं के ऊपर हम लोग बिल्कुल नहीं जाए, ये भ्रांति में बिल्कुल नहीं पड़े। ऐसी ही भ्रांतियां में लोग कहते हैं कि आप राजगीर जाएंगे, एकाएक मुझे याद आ रहा है, राजगीर जाएंगे तो स्वर्ण भंडार की गुफा है। अब वहाँ के प्राचीन भाषा में वहाँ लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में, और संस्कृत भाषा में वहाँ लिखा हुआ है। अब वहाँ के एक समय में जो लोकल गाइड हुआ करते थे या आसपास के गांवों को लोग कहते थे कि जो इस लिपि को पढ़ लेगा उसको सोना का खजाना मिल जाएगा। इसका मतलब है हमारा मगध, हमारा बिहार रातों रात अमीर बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वह जो चीज लोग नहीं पढ़ पा रहा है तो वह उसके लिए गूढ़ विषय हो गया, वह उसके लिए रहस्य विषय। हमने उसे पढ़ा तो वह जैन मुनि थे, जैन मुनि के द्वारा, जैन मुनि के लिए वह गुफा खुदवाई गई थी। इसमें इस चीज का वर्णन है। इसका मतलब हम जो नहीं जानते हैं, या ऐसा मतलब नहीं है कि उसके बारे में लोगों को गलत बात बताने का प्रयास करेंगे। इस आप सब कह देंगे कि हम ये सवाल भी हम आपको वहीं लेके जाना चाहते थे। हम भी वहां गए, हमने देखा तो गाइड ने बताया कि अंग्रेजों के काल में उसका द्वार खोलने के लिए उस पर तोप के गोले चलवाए गए। तो ऐसा नहीं था, अलग अलग कालखंड। इसका पिछले दिनों हम वहाँ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे, जू सफारी में सभी गाइड लोगों को और ऑफिसर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उनके साथ भी बहुत बड़े विस्तार से उसके ऊपर बातचीत हुई वहाँ पर। लेकिन वहाँ जो निशान लोग देखते हैं, कहते हैं कि यह दरवाज़ा बना हुआ है और इसको दरवाज़ा को खोल के निकाल देंगे तो अंदर जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, वह वर्टिकल होगा या एकदम हॉरिजॉन्टल मोड में होगा, तो लगेगा कि जानबूझ के वहाँ पर निशान लगा के उसको छेद बनाया जा रहा है, लेकिन वह क्रैक्स डेवलप हो गया है। तो उसके ऊपर लोगों को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। और आजकल की पहले वाली बात अब नहीं हुई रही है पढ़ाई के मामले में। आजकल के बच्चे जो हैं कोई भी चीज़ साइंटिफिक तरीके से जानना चाहते हैं।
जब तक उनको साइंस को आधार बनाकर और एविडेंस बेस्ड बातें नहीं कीजिएगा तो वे स्वीकार ही नहीं करेंगे। बोलेंगे नहीं, हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, ऐसे ही कथा कहानी कहने का काम कर रहे हैं। चलिए आशुतोष जी, चूंकि आप पुरातत्वविद हैं और अधिकारियों को ट्रेनिंग देते हैं, गाइड को ट्रेनिंग देते हैं, सरकार भी आपसे समय समय पर सुझाव और ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुलाती है, सीधे सीधे आ जाते हैं बिहार पर। आपको एक पुरातत्वविद होने के नाते क्या लगता है, बिहार को कितना बिहार के लोग ही जान पाए? बहुत सही प्रश्न किया आपने। अगर हम किसी कॉमन बिहारी से बात करते हैं कि आप बिहार में कितने धरोहर स्थल जानते हैं, बताएगा मुश्किल से 10, 20, 50, 100। और धरोहर स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में वो देखना चाहता है। मतलब जहाँ जिसके बारे में जानता है कि वहाँ लोग भीड़ लगता है, मेला लगता है, पर्यटन होता है, इसका मतलब वह धरोहर स्थल है। तो वह धरोहर स्थलों में आपको दो तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। एक तो टेंजिबल धरोहर है हमारा, एक इंटेंजिबल है। जैसे मेला वगैरह, महोत्सव वगैरह लगता है तो वह पूरा इंटेंजिबल धरोहर में आता है। टेंजिबल धरोहर में प्राचीन मंदिर, मूर्तियाँ का अवशेष आपको देखने को मिलेगा, वह मतलब आर्कियोलॉजिकल और बिल्ट हेरिटेज में आता है। तो बिहार में आपको भी जानकर आश्चर्य होगा, दर्शकों को भी, कि बिहार में लगभग 8000 पंचायत है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं लगभग 8000 पंचायत है। तो उन 8000 पंचायतों में 2000 वैसे पंचायत आपको मिलेंगे, 2000 गांव आपको वैसे मिलेंगे जहां पर पुरातात्विक अवशेष आज भी छिपे पड़े हैं। उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। सरकार द्वारा अब तक, भारत सरकार, यह जो विषय है पुरातत्व जो विषय है, तो इस पर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए अपना अपना विभाग है, अपना अपना डिपार्टमेंट है जो काम करती है। तो दोनों को अगर मिला भी दिया जाए, इन लोगों ने जो बिहार में अपना सुरक्षित लिस्ट घोषित किया गया है तो लगभग 125 के आसपास है। तो 125 के आसपास इनके द्वारा सुरक्षित घोषित किया गया है। और हमारी शोध में बिहार में 2000 से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट आपको देखने को मिल रहा है। तो कितना बड़ा अंतर है साहब। इसका मतलब है हर जिले में कुछ न कुछ धरोहर स्थल आपको देखने को मिलेगा। उन्हीं धरोहर स्थलों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और आने वाले समय में, बहुत कम समय में, फाइनल स्टेज में हो गया है, हर एक जिला के ऊपर, हर उनके गाँव के ऊपर, उनकी गाँव की क्या विशेषता है, पूरे डिटेल्ड वे में उसको अलग अलग जिलों के ऊपर किताब लेके आ रहा हूँ, ताकि हर बिहारवासी अपने अपने जिले की धरोहर को जाने। चलिए, धरोहरों को जानना जरूरी है, पर जो जानकारियां हमारे पास है वो कथा कहानियों वाली हैं, जो मिथक एक तैयार कर दिए गए हैं। आपको भी लगता है कि राजगीर का जो स्वर्ण गुफा है स्वर्ण भंडार से भरा हुआ है, पर आपको आशुतोष जी बता रहे हैं कि वो तो जैन मुनि के द्वारा बनवाया गया है। ऐसे ही कई सारी रोचक रोमांचक जानकारियों को लेकर आएंगे, आशुतोष जी को बुलाएंगे और आपको बिहार के उन अनछुए पहलुओं से भी रूबरू कराएंगे जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। बाकी आशुतोष अनंत त्रिवेदी से अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।